हेलो स्टूडेंट्स। 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए ज्योग्राफी का हमारा सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज में आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि अलग अलग क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि ग्लेशियर है तो ग्लेशियर में क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं पहाड़ों पर, हाई एल्टीट्यूड पे। जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनका क्या नाम है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं। और लैंडफॉर्म्स जो है वो दो टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। दो टाइप के मतलब एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म और एक होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, इरोजनल मतलब मान लीजिए कि हवा से जो भी लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ, अगर हवा से उड़ करके कोई चीज़ बन रही है तो वो होगा इरोजन, और हवा के डिपोजिशन से कोई चीज़ बन रहा है तो वो होगा डिपोजिशनल। अगर पानी किसी चीज़ को इरोड करके लेके जा रहा है, पत्थरों को काट रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा इरोजनल। और पानी कहीं जाके डिपॉजिट होके अगर कुछ बना रहा है तो वो हो जाएगा डिपोजिशनल। तो इस तरह से लैंडफॉर्म जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो लैंडफॉर्म है वो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ग्लेशियल लैंडफॉर्म जो है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में देखने को मिलता है। हाई एल्टीट्यूड इन हाई लैटिट्यूड, पोलर एरियाज या फिर हिमालयाज, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पे सालों भर बर्फ जमा रहता है, वैसी जगहों पे जब आइस मूव करता है, बहुत सारा आइस शीट जब मूव करता है तो बन जाता है क्या, ग्लेशियर। और ग्लेशियर जब मूव कर रहा होता है तो उसके कारण ढेर सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, masses of ice moving as sheets over the land as linear floors down the slope of mountain are called glaciers. Movement is very slow. ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। और क्यों ग्लेशियर ऊपर से नीचे मूव करता है? ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्लेशियर होता क्या है? आइस का बहुत बड़ा मास, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आइस। ठीक है, और जब आइस जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर फ्लो करता है तो अपने साथ बहुत सारा लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है, जिसमें दो तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, एक होता है इरोजनल और दूसरा होता है डिपोजिशनल। अब जैसे ये पिक्चर देखिए, ये है इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियल या इरोजनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ठीक है, देखिए क्या क्या बनता है। जो माउंटेन का पीक तैयार होता है, ये वाला पीक, इस पीक को बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, जितने पीक हैं वो सारे पीक क्या कहलाएंगे? हॉर्न। अब एक चोटी से बहुत सारा चोटी इस तरह से निकला हुआ है, ये जो चोटी है इसको कहेंगे एरीट। ये जितने सारी चोटियाँ निकली हुई हैं इसको बोलते हैं एरीट। ठीक है, ये वाला, ये सब है एरीट। और ये जो वैली जैसा आकार का बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, दो पहाड़ों के बीच में वैली होता है, आप लोग कभी पहाड़ पे गए होंगे तो देखे होंगे। तो ये जो वैली बना हुआ है इसको बोलते हैं सर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्क। एक डायग्राम आप लोग अपने से अपना नोट्स में बना लीजिएगा, छोटा सा डायग्राम इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, ये वाला है हॉर्न, ये है एरीट, ये दोनों है सर्क। ठीक है, अब जब भी पिघलता है तो अपने साथ क्या करता है ना कि ढेर सारा लेक बन जाता है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ठीक है, लेक बन जाता है बर्फ़ के पिघलने से। तो ये जो लेक है इसको कहेंगे टार्न लेक, TARN। और अगर दो लेक बना हुआ है, एक ही सर्क में दो लेक अगर बना हुआ है तो इसको कहेंगे पीटर नॉस्टर लेक। पीटर नॉस्टर लेक। ठीक है, यहाँ देखिए पीटर नॉस्टर लेक, सर्क में ही लेक का निर्माण होता है। अब ये जो छोटा छोटा जो वैली था, देखिए 1 2 3, ये छोटे छोटे वैली, ये सब अपना पानी देखिए यहाँ पे गिरा रहा है बड़ा वाला वैली में, ये है बड़ा वाला वैली। ये जो
वैली है इसको बोलेंगे ग्लेशियल ट्रफ। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लेशियल ट्रफ या ग्लेशियल ट्रो। और ये जो जहाँ से पानी यहाँ पे डाला गिर रहा है इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही चीज़ है इरोजनल लैंडफॉर्म में, इसको याद कर लेना है, बहुत ईजी है कि पहाड़ का जो चोटी है वो है हॉर्न, और ये जो पहाड़ के हैंड्स हैं इसको बोलते हैं एरीट, ये जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं सर्क, इसमें अगर झील है पानी का तो उसको बोलते हैं टार्न लेक, और अगर 2 लेक है तो बोलेंगे पीटर नॉस्टर लेक, और इसका जो ये मुंह है इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, और ये सब अपना पानी जहाँ गिराता है ये वाला हो गया ग्लेशियल ट्रफ। ठीक है, तो इस तरह से एक डायग्राम बना के इसको याद कर लेना। दूसरा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना पानी डिपॉजिट तो करेगा, जो बर्फ़ है वो कहीं डिपॉजिट होता होगा जा करके पहाड़ के नीचे, तो वहाँ पे क्या क्या बनता है। तो देखिए, जब बर्फ़ जो ग्लेशियर है वो जब फ्लो कर रहा होता है तो अपने साथ साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर को भी लेकर के फ्लो करता है, और कंकड़ पत्थर को जो है वो अपने साइड साइड में भी छोड़ता जाता है फ्लो करते टाइम। तो साइड साइड में जो जमा करता है उसको बोलते हैं, मतलब पत्थरों का इस तरह से जमाव हो जाता है तो इसको बोलते हैं मोरेन, MORAINE, मोरेन। और अगर जैसे ये ग्लेशियर का रूट है अगर साइड साइड में जमा किया है तो कहेंगे लैटरल मोरेन। ठीक है, लैटरल मोरेन। अगर बीच में जमा कर दिया है, बाकी दोनों साइड नहीं जमा करके बीच में अगर जमा कर दिया है तो कहेंगे मीडियम मोरेन। ठीक है, ठीक है। और जब वो अपने सामने, मतलब कि ना साइड में और ना बीच में उसको डिपॉजिट करेगा पत्थरों को, बल्कि आगे डिपॉजिट कर देगा जहाँ पे बर्फ़ जो है वो फ्लो करके जा रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। क्या बोलेंगे? टर्मिनल मोरेन। तो मोरेन का मतलब होता है पत्थरों का, जो बर्फ़ अपने साथ पत्थर का टुकड़ा लेके आता है उसको डिपॉजिट करता है तो मोरेन बोलते हैं। अगर साइड साइड में करता है तो लैटरल मोरेन, बीच में कर देता है, देखिए बीच में कर दिया है तो बोलेंगे मीडियल मोरेन, और अगर एंड में करता है तो बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। ठीक है, इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ है, जैसे कि केटल लेक, ये नीचे में आके जो लेक बनेगा, ऊपर जो पहाड़ों पे लेक बन रहा था उसका नाम अलग था, नीचे जो आके लेक बनेगा उसको बोलते हैं केटल लेक। ठीक है, केटल लेक। आउट वॉश प्लेन माने प्लेन एरिया जो बन रहा है, ठीक है, ये है आउट वॉश प्लेन। 2 और टोपोग्राफी होता है, एक होता है ड्रमलिन और एक होता है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ड्रमलिन टोपोग्राफी देख लीजिए किस तरह का, ऐसे ऐसे उठा उठा हुआ पत्थर का, पत्थर ऐसे ऐसे जमा रहेगा, ऐसे ऐसे ढेर सारा पत्थर। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो गया ड्रमलिन। और इस तरह से अगर ढेर सारा है पत्थरों का, इस तरह से ढेर सारा ऐसे ऐसे पहाड़ रहेगा तो इसको बोलेंगे बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। इसका नाम ऐसा है कि ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिए, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। और अगर एक ही है पत्थर का पहाड़ इस तरह से तो उसको बोलेंगे ड्रमलिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ये नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जितना बता दिए उसको भी पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लैंडफॉर्म है वो है कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट लैंडफॉर्म का मतलब होता है ऐसा एरिया, कास्ट जो रीजन है मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे लाइम स्टोन पाया जाता है। ठीक है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, जहाँ मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर चूना पत्थर है बहुत ज़्यादा, तो पानी अगर पड़ेगा या फिर नदी ऊपर से गुजरेगी या फिर बारिश होगा तो क्या होगा, चूना के साथ पानी जो है वो घुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पत्थर में पानी पड़ने से क्या हुआ कि पानी तो घुल गया, चूना घुल गया पानी में, यहाँ क्या हो गया, छेद हो जाएगा, रॉक में छेद हो जाएगा, चट्टानों में। ठीक है, और इसी तरह से बार बार लगातार अगर घुलता रहा तो छेद बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और क्या होगा, गुफा बन जाएगा अंदर अंदर। तो बहुत सारा गुफा जो है वो लाइमस्टोन केव होता है, उसको बोलते हैं लाइमस्टोन केव। अंदर अंदर क्या होगा, गुफा बन जाएगा, और जो पानी है वो पूरा नीचे तक जाने लगेगा। तो ये कैसे निर्माण हुआ, गुफा में पानी के
या तो पानी ऊपर से फ्लो कर रहा था, मान लीजिए कि ये चट्टान है तो ऊपर पानी बह रहा है, या तो बारिश के कारण। ठीक है, और इससे भी दो तरह का लैंडफॉर्म का निर्माण होगा, एक होगा इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा होगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, मान लीजिए, देखिए ये है आपको चट्टान, अब पानी आ रहा है इधर से, क्या क्या बनेगा? सबसे पहले तो बनेगा सिंक होल। मान लीजिए कि छोटा सा छेद बन गया इसमें पानी के कारण, या तो बारिश के पानी के कारण या तो रिवर के वाटर के कारण छोटा छेद हो गया, तो बोलेंगे उसको सिंक होल। ठीक है, यही छेद, यही गड्ढा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे स्वेलो होल, यानी होल जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया, सिंक होल के बाद हो गया स्वेलो होल। ठीक है, स्वेलो होल और बड़ा हो गया तो कहेंगे डोलाइन, DOLINE, और बड़ा हो गया। डोलाइन और बड़ा हो गया तो कहेंगे उवाला, UVALA, सिर्फ साइज के हिसाब से है। और जब उवाला बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे पोलजे, POLJ। तो याद कर लेना, सिंक होल, स्वेलो होल, उसके बाद डोलाइन, उवाला, और उसके बाद होता है पोलजे, POLJ। यहाँ पे लिखा है छोटा में दिख नहीं रहा है, POLJE, पोलजे। तो ये सब गड्ढा कितना बड़ा है उसके हिसाब से होता है। तो ये हो गया आपका, ये सब हो गया आपका इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी कि ऊपर से दिखाई देगा ये सब चीज़। और ज़्यादा अगर गड्ढा हो गया तो बन जाएगा गुफा, ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा? गुफा बन जाएगा, टनल्स। और एक और चीज़ बनता है, इस तरह का लैंडफॉर्म बन जाएगा, इस तरह का, मतलब थोड़ा गड्ढा भी है, इस गड्ढा से पानी अंदर जाएगा और कुछ उठा हुआ एरिया, कुछ अंदर गड्ढा जैसा। तो जो उठा हुआ एरिया रहेगा उसको बोलेंगे क्लिंट, और जो गड्ढा वाला एरिया रहेगा उसको बोलेंगे ग्रीक्स। तो ये सभी पूछ सकता है कि क्लिंट और ग्रीक किसका है। ठीक है, क्लिंट और ग्रीक्स, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लिंट और ग्रीक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मतलब कि ऊपर तो गड्ढा कर रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? गड्ढा हो रहा है, जो लाइमस्टोन है वो पिघल, वो जो है मिक्स हो जा रहा है पानी के साथ, मिक्स होके क्या कर रहा है? जो गुफा है, गुफा के अंदर लाइमस्टोन गिर रहा है। तो कभी अगर आप लोग कोई गुफा गए होंगे या टीवी में देखे होंगे तो आप लोग देखिए गुफा के अंदर ढेर सारा इस तरह से ऐसे ऐसे उठा हुआ रहता है और ऊपर से भी ऐसे ऐसे रहता है। तो ये क्या है? लाइमस्टोन का डिपॉजिट, जो ऊपर में लाइमस्टोन पिघला वो नीचे आकर के क्या हो गया? वहाँ पे डिपॉजिट होने लगा, जमा होने लगा। तो नीचे से जो ये उठा हुआ हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट बोलते हैं, सॉरी, ऊपर का हिस्सा को स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, नीचे है स्टेलेगमाइट। और ऊपर से जो ऐसे हिस्सा आता है, आप लोग देखे होंगे ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप पानी इसमें से गिरते रहता है और ये बनता जाता है। ये दोनों मिल के क्या होगा? एक टाइम पे ऐसे जुड़ जाएगा दोनों, और जब जुड़ जाएगा तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। ऐसे जो ऊपर से हिस्सा आता है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाला स्टेलेगमाइट। इसको याद करने के लिए देखिए हम कैसे याद किए थे कि जीव से ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड पे स्टेलेक्टाइट और बाकी ऊपर वाला स्टेलेगमाइट, और जब दोनों जुड़ जाएगा तो कहेंगे पिलर, पिलर या कॉलम बन जाएगा। ठीक है, पिलर या कॉलम। कभी कभी सोडा स्ट्रॉ की तरह भी ऐसे ऐसे ढेर सारा अंदर में गुफा के अंदर बन जाता है। ठीक है, सोडा स्ट्रॉ के तरह पे, तो उसको बोलते हैं सोडा स्ट्रॉ ही बोलते हैं, सोडा स्ट्रॉ लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपको, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है डायग्राम। ये हो गया आपका जो ऊपर से आ रहा है तो स्टेलेक्टाइट, जो नीचे में है तो स्टेलेगमाइट, और जुड़ गया है तो पिलर। ठीक है, ये उठा हुआ हिस्सा है क्लाइंट, और गड्ढा वाला जितना गड्ढा गड्ढा हिस्सा है वो सब है ग्राइक, और ये है सिंक होल। सिंक होल थोड़ा बड़ा होएगा तो स्वेलो होल, उसके बाद डोलाइन, उवाला, पोलजे। ठीक है, इसके बाद है आपको फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म का निर्माण नदी के कारण होता है। नदी जब पहाड़ से उतर के आता है और फिर मैदानों में चलता है। देखिए नदी का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है जब नदी पहाड़ पे होता है। ठीक है, पहाड़ पे उस समय नदी यूथफुल होता है,
यूथ होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है। कभी पहाड़ पर से आप लोग पहाड़ पे गए होंगे अगर, और वहाँ पे नदी को बहते हुए देखेंगे, तो वहाँ पे जो पानी होता है ना, उसमें बहुत करंट होता है, बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, काफ़ी एनर्जी होता है, क्योंकि वो पहाड़ को काट काट के रास्ता बनाता है, उसमें बहुत एनर्जी होता है। और पहाड़ पे क्या बनाता है, वाटरफॉल भी बनाता है। ठीक है, वाटरफॉल बनाता है। कहीं कहीं बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश वगैरह में किया जाता है। तो ये सब नदी में क्योंकि इतना एनर्जी होता है ना, तभी रिवर राफ्टिंग किया जा सकता है। नीचे जो मैदानी इलाका में गंगा नदी है, नीचे के इलाकों में ये सब नहीं हो पाता है, ये ऋषिकेश में ही हो सकता है। ठीक है, ये लोग घाटियाँ बनाता है। घाटियाँ मतलब ऐसे भी शेप्ड का घाटी बन जाता है। ये मान लीजिए दो पहाड़ है और बीच से यहाँ नदी बह रही है, तो ये जो घाटी है किसने बनाया, रिवर ने ही बनाया, भी शेप्ड का घाटी। तो शैलो भी शेप्ड वैली बनाता है। कोई फ्लड प्लेन नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे बाढ़, जो फ्लड का प्लेन एरिया है वो नहीं होता है। जैसे बिहार है, बिहार क्या है, फ्लड प्लेन एरिया है, पूरा प्लेन एरिया है, पूरा बाढ़ आता है, वैसा उधर नहीं होता। उधर जो बाढ़ आता है ना, वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, उसमें प्लेन एरिया कुछ भी नहीं होता। हेड वार्ड इरोजन, यानी कि पानी जो है वो क्या करते रहता है, इरोजन करते हुए आगे बढ़ता है, ठेलते हुए, पत्थरों को काटते हुए डाउनवर्ड कटिंग करते जाता है। हाई एनर्जी एंड लो इंट्रोपी होता है, लो होगा। ठीक है, लो इंट्रोपी। वाटरफॉल, हाई सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि पानी में एनर्जी बहुत होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पत्थर, गाद, मिट्टी, बालू अपने साथ ढो सकता है। कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद पानी जब पहाड़ पर से नीचे उतरता है इस एरिया में, तो उसको बोलते हैं मैच्योर। ठीक है, जैसे यूपी बिहार के एरिया में जो गंगा रिवर है वो क्या है, मैच्योर है। ठीक है, मैच्योर। यहाँ पे क्या होगा, यू शेप्ड वैली होगा, बट बहुत ही गहरा नहीं होता है, यू शेप्ड वैली होता है। मींडर से स्टार्ट हो जाता है। मींडर मतलब आप लोग को आज ही जो पहला क्लास था उसमें बताए थे। मींडर मतलब नदी जो है वो इस तरह से सर्पण करते हुए बहता है, विसर्पण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फ्लड प्लेन चौड़ा हो जाता है। फ्लड प्लेन वही नदी के चारों साइड पानी कितना दूर तक फ्लड आता है नदी का, वो है फ्लड प्लेन एरिया। और नदी लेटरल इरोजन करता है, माने साइड साइड में काटता है। कभी कोसी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि कोसी नदी कभी यहाँ से बहता है और रातों रात यहाँ से बहने लगेगा, तो इसका मतलब कि अपने साइड साइड में वो क्या करता है, काट देता है। इसीलिए आप लोग कभी गए होंगे बनारस वगैरह या पटना उटना में, तो नदी के किनारे देखे होंगे बालू भर भर के बोरा रखा हुआ रहता है ढेर सारा, ताकि नदी का किनारे वाला हिस्सा जो है वो कटिंग नहीं करे। ठीक है, तो उसको जब किनारे किनारे कट, जिसमें जो नदी है जब किनारे किनारे काटेगा ना, तो कहेंगे लेटरल इरोजन। और जब आगे से काटेगा तो कहेंगे हेड वार्ड इरोजन। हेड की तरफ अपना अगर काटता है तो हेड की तरफ कब काटता है, यूथ में। और जब मैच्योर होता है तो साइड साइड में काटता है, लेटरल इरोजन। ठीक है, उसके बाद जब नदी और आगे बढ़ता है, पहले तो पहाड़ पर से उतरा। ठीक है, पहाड़ पर से उतर के फिर विसर्पण किया, और फिर जब ओल्ड हो जाता है, कहाँ पे, जैसे वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी जो है समुद्र में जब मिलने वाला होता है ना कोई भी नदी, तब वो ओल्ड स्टेज में होता है। ओल्ड स्टेज में वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एरिया में उसका फ्लड प्लेन होता है, यानी कि वो बाढ़ ला सकता है बहुत बड़ा एरिया में। ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है। ऑक्सबो लेक हिंदी में कहेंगे गोखुर झील, गाय के खूर की तरह उसका एक झील का निर्माण करता है। जैसे बिहार में है कांवर झील, पक्षी विहार, बेगूसराय। ठीक है, गोखुर झील। गोखुर झील मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ये विसर्पण कर रहा है, अभी नदी का मन किया कि अब मैं यहीं से ऐसे मूव करूँगा। ठीक है, अब ऐसे मूव करने लगा हमेशा, तो यहाँ जो पानी था वो यहाँ रह गया थोड़ा एरिया में पानी, और ये गाय के खूर के डिज़ाइन में ये रहेगा, इसीलिए इसको कहेंगे गोखुर झील। ठीक है, इसके बाद और क्या बनाता है, नेचुरल लिवी। नेचुरल लिवी का मतलब होता है कि अपने किनारे किनारे पे वो जो नदी का दोनों साइड का एरिया होता है वहाँ पे क्या करेगा, बालू जमा कर देगा। ठीक है, बालू जमा कर देगा दोनों साइड, तो इसको बोलेंगे नेचुरल लिवी। स्वैम्प एंड मार्सेज और डेल्टा का भी निर्माण करेगा। डेल्टा मतलब कि सारा मिट्टी जाके जमा कर देगा।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेल्टा। और फिर पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा। तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो है वो 3 स्टेज में बनता है, जब रिवर यूथफुल स्टेज में हो, मैच्योर स्टेज में हो और ओल्ड स्टेज में हो। और तीनों में क्या क्या बनेगा ये हम लोग देख लिए हैं। थोड़ा सा और आप लोग इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे वैली का निर्माण होता है, अभी बताए थे पहाड़ है तो ये हो गया वैली, यहाँ से नदी बहता है तो ये हो गया भी शेप्ड वैली। बहुत बार क्या होगा, ऐसे रहेगा, यहाँ से पानी बह रहा है तो ये है आई शेप्ड वैली। ठीक है, आई शेप्ड वैली। बहुत बार क्या होगा, कैनियन का निर्माण होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ है और पानी ऐसे करके बह रहा है। कोलोराडो रिवर का फोटो देखिएगा मैप में, तो उसको बोलते हैं कैनियन, द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर। मतलब ये भी वैली ही है, घाटी है, मगर इसका डिजाइन ऐसे वाला वैली है। ये ऐसे आई शेप नहीं है, वी शेप नहीं है, गोल वाला वैली है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बनता है, जैसे पॉट होल्स बनता है। पॉट होल्स, प्लंज पूल, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी झरना देखे हैं तो पानी जब गिरता है झरना का तो जहाँ गिरता है वहाँ पे गड्ढा कर देता है और फिर ऐसे ऐसे बहता है वहाँ से। ये जो गड्ढा करता है ना, तो ये हो गया पॉट होल, प्लंज पूल हो गया, ये प्लंज पूल। ठीक है, जब पानी फास्ट फास्ट चलता है तो बहुत जगह गड्ढा उड्ढा करते हुए जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि पत्थर ढेर सारा ऐसे ऐसे पानी के एरिया में रखा रहता है। ठीक है, और पानी ऐसे ऐसे पत्थरों पे उछलते उछलते चलता है, तो इसको बोलते हैं रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स। रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स, ये जो पानी इस तरह पत्थरों पे उछलते उछलते चलता है ना, वहीं पर रिवर राफ्टिंग किया जाता है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग। तो ये हो गया। फिर मेंढर का निर्माण करता है, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म है। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में भी बता ही दिए। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन का मतलब होता है पहाड़ों के नीचे जब पानी नीचे उतरता है, मैदान में आता है, जैसे गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाका में प्रवेश करता है। हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश, ये सब में जो है गंगा नदी पहाड़ पे होता है, हरिद्वार में मैदान में आ जाता है। तो मैदान में आता है तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर जो है वो जो पहाड़ है उसके पैरों के पास छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो ये जो इलाका होता है इसको हम लोग भाभर प्रदेश भी बोलते हैं और ये एलुवियल फैंस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एलुवियल फैंस। फिर डेल्टाज का निर्माण समुद्र के किनारे होता है। फ्लड प्लेन, नेचुरल लिवी, मीएंडर्स, पॉइंट बार और ब्रेडेड पैटर्न। ब्रेडेड पैटर्न मतलब मान लीजिए कि ये नदी है, इस तरह जा रहा है, समुद्र में उसको मिलना है तो यहाँ पे ये कई टुकड़ा में बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, बीच बीच में मिट्टी छोड़ देगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेडेड पैटर्न। ब्रेड बने होता है चोटी, तो चोटी की तरह दिखता है ढेर सारा पैटर्न। ये हो गया आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं अब एरिड साइकिल, ये लास्ट है। एरिड लैंडफॉर्म ये डेजर्ट में बनता है विंड के कारण। विंड, हवा के चलने से जो जो लैंडफॉर्म का निर्माण होगा डेजर्ट एरिया में वो होगा आपको एरिड लैंडफॉर्म। और एरिड लैंडफॉर्म जो है ये भी 2 टाइप का होता है, एक हो गया आपका इरोजनल लैंडफॉर्म, एक हो गया आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। दोनों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो ये देखिए, देखो जो इरोजनल लैंडफॉर्म है इसमें सबसे पहला होता है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक मतलब जब भी आप जाएंगे डेजर्ट इलाकों में तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, एक छोटा जगह में एक बड़ा पत्थर इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस फोटो में तो ये नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए और मैप में गूगल पे भी देख सकते हैं। इस तरह से रहेगा बड़ा बड़ा पत्थर, इसको बोलेंगे मशरूम रॉक। ये भी रॉक ही है और ये वाला भी रॉक ही है। ये सॉफ्ट रॉक था, इसीलिए जब हवा आया, हवा जब क्रॉस किया तो इसको तो हवा कुछ कर नहीं सका क्योंकि ये हार्ड रॉक था। और इसको हवा जो है वो क्या किया, पहले तो ये पूरा ऐसे रहा होगा ना, लेकिन ऊपर के हिस्से को हवा कुछ हिला नहीं सका और नीचे का हिस्सा को क्या किया, तोड़ तोड़ के लेके चला गया। तो ये है क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक होगा, सॉफ्ट रॉक उसके ऊपर हार्ड रॉक, तो ये होता है मशरूम रॉक, यानी मशरूम की तरह दिखने वाला। इसके बाद बहुत जगह क्या होता है कि ऐसे भी बन जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे जो लोग फंस जाते हैं रेगिस्तानों में, वो जब पानी खोजते हुए बहुत खोजते हैं तो उनको कहीं कहीं पानी मिलता है इस तरह से, थोड़ा सा एरिया में, और ढेर सारा वहाँ नारियल का पेड़ वेड़ लगा रहता है, थोड़ा सा एरिया में ऐसे पानी रहता है, उसको बोलते हैं ओआसिस।
क्या बोलते हैं, ओएसिस। ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म ही है, ओएसिस, या पलाया भी बोलते हैं, PALAYA। ओएसिस या पलाया, ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, इसमें पानी रहता है। अगर इस तरह का गड्ढा है और उसमें पानी नहीं है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे डिफ्लेशन हॉलो। डिफ्लेशन हॉलो, हॉलो माने छेद और डिफ्लेशन माने छोटा सा डिप्रेशन, छोटा सा गड्ढा, डिफ्लेशन हॉलो। और अगर ये जो हॉलो है, ये जो होल है, ये आपको ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए और पानी आ जाए तो कहेंगे ओआसिस। तो बस यही अंतर है, अगर इस गड्ढे में पानी है तो ओआसिस या पलाया, पानी नहीं है तो डिफ्लेशन हॉलो। इसके बाद तीसरा है यारडांग और ज्वीगन। यारडांग और ज्वीगन मतलब अगर हार्ड रॉक के बाद सॉफ्ट रॉक के बाद हार्ड रॉक इस तरह से हो, तो हार्ड रॉक तो कुछ हो नहीं होगा, सॉफ्ट रॉक खत्म, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड रॉक तो अपना पड़ा रहेगा, लेकिन सॉफ्ट रॉक को क्या किया, इरोड कर दिया, खाली हो गया, तो इसको बोलेंगे यारडांग। इस तरह का अगर बना हुआ सिस्टम रहेगा तो कहेंगे यारडांग। और उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हार्ड रॉक है पूरा एरिया में, फिर बीच में सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, तो हार्ड रॉक को कुछ नहीं हुआ पर सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया। ये वाला फोटो देखो, ये है, यहाँ पे क्या है, ऊपर में हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, या फिर ये पूरा हार्ड रॉक और बीच में सॉफ्ट रॉक, तो ये हो गया ज्यूगन, ये हो गया यारडांग। यारडांग और ज्यूगन, इस तरह से अगर हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक है तो यारडांग, और इस तरह से अगर हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक है तो ज्यूगन। तो याद करना है यारडांग और ज्यूगन। उसके बाद अगर इस तरह का नुकीला नुकीला पत्थर टाइप का मिले तो कहेंगे ड्रिकांटर। नुकीला पत्थर भी वहाँ पे होता है, हवा के कारण ये इस तरह से नुकीला हो गया, इस टाइप से हवा पड़ रहा था तो हो गया ड्रिकांटर, ठीक है। ये है डिफ्लेशन हॉलो, अगर पानी रहेगा तो ओआसिस। ये है इंसेलबर्ग, यानी कि पत्थर का बस टुकड़ा। सब जैसे मान लीजिए मशरूम रॉक है, और मशरूम रॉक में ये जो सॉफ्ट रॉक है नीचे वाला, वो जब पूरा इरोड हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ना बचेगा, वो नीचे मतलब इस तरह से खड़ा रहेगा पत्थर, तो वो क्या कहलाएगा, इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग। और उसके बाद ये है डेजर्ट पेवमेंट, मतलब डेजर्ट में बड़ा बड़ा पत्थर, डेजर्ट पेवमेंट, ठीक है। ये सब आपका क्या है, इरोजनल फीचर्स हैं। और भी दो फीचर है, ये दोनों भी याद कर लेना अगर पूछ ले तो। एक है पेडिमेंट और एक है पेडीप्लेन, ठीक है। पेडिमेंट मतलब वही था जो रॉक डेब्रिस आप लोग देखे, वो है पेडिमेंट। ये वाला डेजर्ट पेवमेंट, इसको पेडिमेंट भी बोलेंगे। और एक होता है पेडीप्लेन, मतलब पूरा डेजर्ट में, पूरा डेजर्ट में तो प्लेन इलाका तो बहुत होता है ना मरुस्थल में, तो वो हो गया पेडीप्लेन। इसके बाद डिपोजिशनल फीचर्स, मतलब जो बालू है वो उड़ के जब जा रहा है विंड के माध्यम से, तो कहीं तो बालू डिपॉजिट होता होगा, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। इस तरह का आप लोग देखे होंगे, इस तरह होता है रेगिस्तान, तो ये जो है ये इस तरह से बना हुआ होता है, या फिर ऐसे ऊंचा ऊंचा भी ढेर सारा बना हुआ रहता है, ये देखिए, है ना। तो इसको बोलते हैं डिपोजिशनल फीचर्स, इसको बोलते हैं ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। अब ये ड्यून्स कई टाइप है, जैसे ये लंबा लंबा ड्यून है तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून। कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे ड्यून रहेगा तो कहेंगे ट्रांसवर्स ड्यून। कहीं कहीं का जो ड्यून होता है वो इस डिज़ाइन में होता है तो कहते हैं सीफ ड्यून, कचिया के डिज़ाइन में, तो कहेंगे सीफ ड्यून, ठीक है। बस ड्यून्स ये ढेर सारा, मान लीजिए कि ढेर सारा ड्यून है, ऐसे 1 ड्यून, 2 ड्यून, 3 ड्यून्स, तो इसको क्या कहेंगे, बार चांस। ये याद कर लेना यार, बार चांस पूछ सकता है, ठीक है, बार चांस। तो ढेर सारा ड्यून हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। स्टार के शेप में भी हो सकता है, वो भी ड्यून्स है। ये पूरा हो गया आपको अरीद रीजन का लैंडफॉर्म, ठीक है। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इस चारों लैंडफॉर्म जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।